सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला ये कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? तो हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, कल्चरल मिनिस्टर हैं, जी किशन रेड्डी ने। अब इस डिजिटल संग्रहालय में क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे अनेक भाषाओं और अलग अलग समय अवधि के 1 लाख से ज्यादा शिलालेख दिखाए जाएंगे डिजिटली फॉर्म में, मतलब फोटोज और वीडियोस की फॉर्म में है। और शिलालेख का मतलब क्या होता है? देखो, शिला मतलब हो गया पत्थर और लेख मतलब उस पे लिखना। तो जो पहले पत्थरों पे लिखे जाते थे उन पत्थरों को हम कहते हैं शिलालेख। तो वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे डिजिटली। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बजट 2023 में हमारी जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि भारत श्री के तहत 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को डिजिटलीकरण किया जाएगा और उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट संग्रहालय म्यूजियम्स हमने न्यूज में पढ़े हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराने वाला हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पहला ऑन साइट स्थल संग्रहालय बनेगा कहां पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिच नल्लेर स्थान पे। और उत्तर प्रदेश ने कहा था कि वो अयोध्या में बनाएगा मंदिर संग्रहालय। और विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में। इसकी घोषणा मोदी जी ने की थी और उसका नाम भी बताया था, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम होगा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पे बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां पे बनाएगी? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इसका पहला विशाखापत्तनम में है। और देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था इंदौर में। ये विश्व का दूसरा है क्योंकि विश्व का पहला अमेरिका में है। और उसी तरह से भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम यानी कि श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मेरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला रॉक म्यूजियम आपको मिलेगा हैदराबाद में ही। और अभी देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड के मसूरी में। और ये याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, RAS प्री 2023 में पूछा गया था कि भारत के पहले खुले संग्रहालय आउटडोर म्यूजियम जिसका नाम है शहीद पार्क, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय जिसका नाम है द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसका उद्घाटन कहां पे किया था? तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में। तो संग्रहालय यानी कि म्यूजियमों से संबंधित पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ये सारे प्रश्न हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट छांट करके मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। मतलब देख लो, डेली करंट अफेयर्स की क्लास हम पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आपको एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पूरा 1 साल का रिवीजन करवा दिया। म्यूजियम यानी कि संग्रहालयों से संबंधित प्रश्न। अब एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए देता हूं मैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो भारत का प्रमुख थिएटर महोत्सव है जिसे कहेंगे भारत रंग महोत्सव। इसका आयोजन अभी गुजरात के कच्छ जिले में किया गया। याद रखना, ये भारत का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव है जिसका आयोजन 1 से लेकर 21 फरवरी 2024 तक होना है। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम वंदे भारंगम। वैसे इसकी शुरुआत तो गुजरात के कच्छ जिले में हुई, लेकिन भारत के ये 15 अलग अलग शहरों में भी इसका आयोजन किया जाएगा। ये 21 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नाम मैंने आपको बताया, याद रखना क्या है? भारत रंग महोत्सव। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा आपका करंट अफेयर्स चेक करते हैं कि बताओ भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ये किसे कहा जाता है? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, हमारी जो मैं आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहा हूँ रिवीजन वाली वीडियो में, जिसमें 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, वहीं पे ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना स्टूडेंट, तो उन्हें बता दूं, अगर 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो उसके लिए मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें डेली मैं आपको 10-12 मिनट का एक सेशन लेता हूँ। कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी लंबा कभी छोटा, लेकिन एवरेज 10-12 मिनट का एक वीडियो लेता हूँ
जिसमें 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। उल्टे महीने से शुरू करना मैंने चालू किया, दिसंबर कंप्लीट करा दिया, नवंबर कंप्लीट करा दिया, अक्टूबर कंप्लीट होने वाला है। प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग मंथ के वीडियोस डाल दिए हैं, तो आप वहां पे अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। चलो बताओ, मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर क्या है? तो आंसर होगा धानु यात्रा महोत्सव, जिसका आयोजन होता है उड़ीसा में। मैंने आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव है ये। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट महोत्सव का मैं आपको यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा, 10-12 महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में हमने पढ़े, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था गोवा में, पहली बार हुआ था तो इंपॉर्टेंट हो गया। थावे महोत्सव का आयोजन होता है बिहार में। ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में, और मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में। रज महोत्सव उड़ीसा में। लुसाफॉन महोत्सव गोवा में। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। सारंग महोत्सव, याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा छात्रों के द्वारा संचालित महोत्सव है, जिसका आयोजन IIT मद्रास में होता है। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में। अभी ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन हमने किया था 2024 में, चौथा संस्करण, नागालैंड के कोहिमा में। और छेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। ये सारे सेलेक्टेड महोत्सव मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा नायब बुकेले को। तो याद रखना, नायब बुकेले, ये अभी तक अल सल्वाडोर देश के राष्ट्रपति थे, फिर से इन्हीं को चुन लिया गया है। अल सल्वाडोर ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। चलो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रहा अल सल्वाडोर, कैपिटल सैन सल्वाडोर इसकी होती है। और आपको याद हो तो ये वही देश है जो बिटकॉइन को एज ए नेशनल करेंसी की तरह अपनाने वाला पहला देश बना था। और अल सल्वाडोर ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी की योजना भी बनाई थी। और मलेरिया फ्री होने वाला, आप कह सकते हो, पहला सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ये बना था। कुछ ऑप्शंस भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जैसे कि जेवियर माइली। ये इंपॉर्टेंट नाम होता है आपके एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये नया अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के लिहाजा से आप देखोगे तो प्रश्न बन गया। उसके अलावा ये न्यूज में था, क्योंकि आपको पता है ब्रिक्स में 6 देश शामिल होने थे 1 जनवरी 2024 को, लेकिन इसने सत्ता में आते ही मना कर दिया कि हम तो शामिल नहीं होंगे। तो इस कारण से भी ये न्यूज में रहा था, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। अच्छा, फिर ब्रिक्स में जो 5 देश अभी शामिल हुए, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो 5 देश कौन से हैं। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं और आपसे पूछ भी चुका हूं, लेकिन बार बार मैं जब भी मौका मिलता है आपसे इसीलिए पूछता हूं, आपसे इसीलिए लिखवाता हूं, ताकि इस बहाने आपको ये याद होता रहे, आपका रिवीजन होता रहे। तो अभी लिखो कमेंट बॉक्स में कौन कौन से हैं वो 5 देश। देखना, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, और आप मुझसे थैंक यू जरूर बोलोगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके आएगा एग्जाम में। और इस तरह की चीजें या बीच बीच में मैं प्रश्न पूछता हूं ना, आपको बहुत हेल्प होगी इनसे। ये एग्जाम टाइम पे आपको पता लगेगा, आज थोड़ा सा कष्ट होएगा आपको। बाकी मोहम्मद मुइज़ेज़ु मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। मुइज़ेज़ु का तो मुई मुई कर दिया हमने, मुई मुई हो गया इनका तो। और श्रेथा थाविसिन, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, नाम भी गजब है ना, देखो मोहम्मद मुइज़ेज़ु, नाम में ही मुई मुई आ रहा है। लगता है इनके घर वालों को पता था कि बड़े होने पे इसका मुई मुई हो जाएगा। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? तो आंसर होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। तो अभी हमारे जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और अभी उन्होंने नेशनल साइंस डे 2024 की थीम जारी की है। क्या है थीम? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। हिंदी में बोलोगे तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। अच्छा, वैसे ये दिन हम कब मनाते हैं? ये हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 28 फरवरी को? क्योंकि हमारे जो महान साइंटिस्ट हुआ करते थे CV रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए। और उसके लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और आप जानते हो सबसे पहले भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो 3 लोगों को मिला था, उनमें से ये भी एक थे। बाकी 2 और कौन थे, उनके नाम आप बताओ। साथ में अभी 2024 में 2 भारत रत्न की घोषणा कर दी गई है, उनके नाम भी बताओ। बाकी एक वर्ल्ड साइंस डे भी होता है, वो भी याद रखना, वो 10 नवंबर को होता है। और अभी जो हमने वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था 4 फरवरी को, उसकी क्या थीम थी? टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न मार्क करना है इसको, अच्छा प्रश्न है। अभी क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है ये उत्तराखंड। अब आप कहोगे गोवा में भी तो लागू है, पर वहां पे पुर्तगाली शासन से ही लागू है। जब वहां पे पुर्तगाली लोग शासन करते थे तब से ही है। इसीलिए तो हमने कहा
कि स्वतंत्रता के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है ये उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित बिल 6 फरवरी को पेश किया और उसके अगले ही दिन ये पास होकर के कानून बन गया है। तो इसमें होगा क्या, तो आपको पता है इसमें हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय और हर वर्ग के लिए पूरे देश में, या ये राज्य में लागू हुआ है तो आप कह सकते हो पूरे राज्य में एक ही नियम, एक ही कानून होता है। चाहे मामला फिर विवाह का हो, तलाक का हो, विरासत का हो, बच्चे को गोद लेने से संबंधित हो, या भी मामला हो। इसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि आप किस जाति से हैं या किस धर्म से संबंधित हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे किसी जाति में या किसी धर्म में ये मान्यता होती है या ये माना जाता है कि वहां पे लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाए, लेकिन अगर कानून ये है कि कम से कम 18 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, तो फिर वो नहीं देखा जाएगा कि आपका धर्म या आपकी जाति क्या कहती है। उसी तरह से अगर कानून में या नियम में ये कह दिया गया कि बहू की शादी नहीं कराएंगे, यानी कि डॉटर इन लॉ की रीमैरिज नहीं कराई जाएगी, तो फिर वो किसी भी धर्म या किसी कानून में क्या कहता है वो इसको नहीं मानेंगे। नहीं कराई जाएगी मतलब नहीं कराई जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए समान नियम होंगे। वैसे 2 अनुच्छेद 2 आर्टिकल से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। एक है अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। इस आर्टिकल में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। तो आप कहोगे कि एक तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता है, ये वाला आर्टिकल, लेकिन इसी के साथ अनुच्छेद 25 को भी आप देखें, जो सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। मतलब आप अपने धर्म, अपने रीति रिवाज के अनुसार कार्य कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो एक तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के थोड़ा सा अगेंस्ट भी होता है। खैर, प्रश्न पे आते हैं। अभी आपको सिंपल सा याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड बन गया। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल होती है, गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, यानी कि समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हो गए पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह है। यहाँ पे आपको टिहरी डैम मिलेगा, जो कि सबसे ऊंचा डैम है, ये भागीरथी नदी पर है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको ये मिल जाएगा, सबसे पुराना हमारा नेशनल पार्क है ये, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। और इसमें से रामगंगा नदी निकलती है, तो हमने इसका नाम रामगंगा नदी के ऊपर रख दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क। और एक राजाजी टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पे मिलेगा। और कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि फूलदेई त्योहार यहाँ मनाया जाता है, मक्खन महोत्सव अंडूरी यहाँ पे मनाया जाता है, हरेला फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। लेकिन हरेली फेस्टिवल ये छत्तीसगढ़ का है, याद रखना। उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो आपको याद होगा भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था ये, और इस एप्लीकेशन को बनाया था IIT रुड़की ने। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये किस राज्य में खोला गया, उत्तराखंड में ही। आपको याद होगा उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया था, इसमें मरकरी का इस्तेमाल हुआ। और अगर पूछे कि प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो भी आंसर होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड ने राज्य को 2025 तक ड्रग मुक्त करने के लिए एक मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया था। उसके अलावा याद रखना, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री ये कहाँ पे बनेगी, उत्तराखंड के रुद्रपुर में। कौन बनाएगा, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। पिछले साल जो डस्ट लेक एक्सरसाइज हुआ था भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। और रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना था उत्तराखंड। जो उत्तराखंड का माणा गांव है, ये देश का पहला गांव बन गया, जो अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये शुरू हुआ था उत्तराखंड के चंपावत जिले में। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू हुई थी। और देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन भी यहीं पे किया गया था उत्तराखंड के मसूरी में, जिसका नाम आपको याद होगा सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम भी है। और देश का पॉलीथीन कचरा बैंक ये भी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। और अभी 2024 की भी कुछ उत्तराखंड से न्यूज बनती है, जैसे कि सविता कंसवाल का नाम, ये पर्वतारोही है, उत्तराखंड से आती है, निधन हो चुका है वैसे तो, लेकिन अभी तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 इनको मिला मरणोपरांत। और अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी, ये तो अभी हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा, फरवरी की न्यूज है, रितु बहारी इनका नाम है। तो उत्तराखंड में हमने यहाँ पे पूरा
2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी वो सारी आपको रिवाइज करा दी, इनको ध्यान में रखना। बाकी देखो, मैं आप लोगों के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज भी बना करके अपलोड करता हूँ, वो आपको मिलेगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। चाहे अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्विज हो, वीकली वाली क्विज हो, मंथली वाली क्विज हो, मंथली वाली क्विज हो, या और भी कोई टॉपिक्स पे या स्टैटिक, आपको वहां पे जो भी क्विज मिलेगी सारी की सारी आप लोगों के लिए फ्री है। ऐसा नहीं 2-4 फ्री की दे करके बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन मांगा जाए या आपसे पेड करवाई जाए कुछ। जो भी मेरे पास होगा, चाहे दूसरों के मुकाबले थोड़ा ही होगा, लेकिन वो आप सबके लिए फ्री होगा। पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कुछ स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन की दिक्कत आती है कि वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते, पता नहीं लगता। तो पहले तो आप चेक कर लो क्रैक एग्जाम चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया क्या। सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं होता, पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेट करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बाकी टेलीग्राम यूज करते हो तो क्रैक एग्जाम को ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं वीडियो डालता हूं, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है, आपको इससे थोड़ा भी बेनिफिट होता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज एक मेरी छोटी सी हेल्प कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो एक बार शेयर जरूर कर देना हमारे वीडियो के लाइक्स का। तो आज मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा क्या हमारे इस वीडियो को 7000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पसंद करते हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल ये किस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो आंसर होगा मेटलाइफ स्टेडियम। देखो, ये तो हमने कई बार पढ़ लिया है कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे ये 3 देशों में होंगे, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। लेकिन अभी इसका एक शेड्यूल्ड जारी कर दिया गया जिसमें बताया कि इसका जो फाइनल होगा वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेट लाइफ स्टेडियम में होगा। कब होगा ये फाइनल? 19 जुलाई 2026 में होगा। और इसकी जो शुरुआत होगी, यानी कि पहला जो मैच खेला जाएगा वो 11 जून 2026 को होगा। कहां पे? मैक्सिको सिटी के एजटेका स्टेडियम में होगा। तो शुरुआत किस स्टेडियम में होगी और फाइनल किस स्टेडियम में होगा, ये आप ध्यान रख लो बस। और 3 देशों के नाम तो आपको ऑलरेडी याद ही है। आपको याद होगा अभी 2022 वाला, भी हर 4 साल में होते हैं ना, तो 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा मेंस वर्ल्ड कप, ये कतर में हुआ था। उसका शुभंकर मैस्कोट क्या था? लाइव था। उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। और देखो, आपको जब भी फुटबॉल वाला प्रश्न आता है तो पिछले 1 साल के फुटबॉल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, अन्यथा हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन फीफा की बात जरूर करेंगे। ये वर्ल्ड में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और एक टीम में कितने फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं? तो 11 होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा गोवा में। अच्छा, पहले आप इसका मतलब समझो कि सी सर्वाइवल सेंटर क्या है, इसमें क्या होगा। तो देखो, आपको पता है समुद्र में कई तरह की आपदाएं होती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कभी कोई जहाज डूब जाता है, कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, तो उसमें जान माल की हानि हो जाती है। माल तो गया, वो छोड़ो, जान बचाना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में कैसे बचा जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए, तो यहाँ पे उन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। नाम देखो ना क्या है, सी सर्वाइवल सेंटर। सी सर्वाइवल मतलब समुद्र में सर्वाइव कैसे करें, यही सब इसमें सिखाया जाएगा इस सेंटर में। इसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया गोवा में। ये सेंटर किसका है? ओएनजीसी का है। सी सर्वाइवल सेंटर को हिंदी में आप क्या बोलोगे? समुद्री जीवन रक्षा केंद्र। तो यहाँ पे समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, एक लाइन में आप ये याद रख सकते हो। ओएनजीसी का सेंटर है। तो ओएनजीसी की बात करें, ये एक महारत्न कंपनी, स्थापना होती है 1956 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया था, तो आंसर करना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा जाएगा, तो आंसर होगा निरंजन शाह। तो गुजरात के राजकोट में है यह सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जिसका नाम अब बदलकर पूर्व प्रथम श्रेणी के जो क्रिकेटर रहे और वरिष्ठ प्रशासक निरंजन शाह, उनके नाम पे रखा जाएगा। अच्छा, ये शाह नाम वाले अभी बहुत पढ़े हम लोगों ने। सबसे बड़े शाह तो आपको याद है, हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह। उसके बाद न्यूज में काफी शाह निकल के आ रहे हैं। जो करंट अफेयर्स में वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि नामों में आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो। जैसे कि जय शाह, ये उन्हीं के सुपुत्र हैं। ये बीसीसीआई के सचिव हैं और अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के फिर से अध्यक्ष बन गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय आपको कोलंबो श्रीलंका में मिलेगा। अनीश शाह, ये फिक्की के भी नए अध्यक्ष बने।
समीर शाह ये बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने, और एक मिनेश शाह भी आपने पढ़ा होगा। अब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में इनको चुना गया था। वैसे ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। और अब ये निरंजन शाह भी आ गए। और देखो, स्टेडियम के नाम बदलने की बात है तो कुछ स्टेडियम्स जो आपके न्यूज़ में रहे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जिनके नाम बदले गए। एक तो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था। अहमदाबाद गुजरात में मिलेगा। और ये भी याद रखना कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और दुनिया का तीसरा ये बन रहा है कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में। अच्छा, ये बताओ कि मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के किनके नाम पे रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के रानी रामपाल के नाम पे किया गया। पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया था। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर के नाम पे किया गया था। और उड़ीसा में जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको मिलेगा उसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा जी के नाम पे किया गया था। और 2024 में अभी दो इंपॉर्टेंट नाम बदले गए थे, वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। एक तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया, और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, पहले तो अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया, ये याद रखना। और नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे रख दिया गया। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने भी नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है तो इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें जल से संबंधित खेल होंगे, या यूं कहूं कि स्पेशल वाटर इवेंट्स होंगे, जैसे कि तैराकी, डाइविंग, वाटर पोलो, ये सब। कब से कब तक? 6 से लेकर 9 फरवरी 2024 तक दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में। और इसमें जो बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश है तो उन देशों के 20 वर्ष से कम उम्र के एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न है आपके लिए। अभी दिसंबर में ही पहली बार एक टूर्नामेंट हुआ था। कौन सा? पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुआ था। वो भी आपको बताना है उसमें विजेता कौन रहा और उप विजेता कौन रहा। पहली बार हुआ था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाकी बिम्स्टेक की बात करते हैं। फुल फॉर्म होती है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। 2023 में इसकी अध्यक्षता या इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। इसकी स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा क्योंकि ये भारतीय हैं, अभी बने थे, करंट अफेयर्स का हिस्सा रहे थे। इंद्रमणि पांडे इनका नाम है। कई बार तो मैं आपसे पूछ भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, ये नाम आपको याद होगा। क्योंकि मुझे ये नाम इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अभी मैंने आपसे पूछा था। अब ये नहीं पता डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में पूछा था या रिविजन वाली क्लास में, कि इंद्र से एक और नाम आपको याद होगा, त्रिपुरा के अभी जो राज्यपाल गवर्नर बने थे। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बार बार रिपीट कराता रहता हूँ किसी न किसी तरीके से, तो ध्यान में रखना ये। और एक्वेटिक से एक और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा बना था? गंगा डॉल्फिन, जो कि ऑलरेडी हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जीव। फिर बताइए, अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा नीमा सारिखनी ने। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। तो यूके की फोटोग्राफर हैं ये नीमा सारिखनी, और इनको ये अवार्ड मिला है। उन्हें किस फोटो के लिए ये अवार्ड मिला? तो आप देखो, ये फोटो है जिसमें एक छोटे आइसबर्ग पे एक पोलर बियर सो रहा है, और इसी तस्वीर ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता है। उन्होंने इसे बर्फ का बिस्तर यानी कि आइस बेड कहा है। अच्छा, ऑप्शन पे चलेंगे तो पेरुमल मुरुगन, जानते हो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता था इनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। पॉल लिंच इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, आयरलैंड के लेखक है। अभी 2023 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था इनके उपन्यास, इनके नॉवल परफेक्ट सॉन्ग के लिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, ये बुल्गारिया के लेखक हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता था इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। वैसे बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या अंतर होता है, इस पे एक छोटा सा वीडियो में बना चुका हूँ 2 मिनट का, तो आप जाकर के देख सकते हैं।
सर्च मार लेना, यूट्यूब पे आ जाएगा, क्रैक एग्जाम लिख करके मारना तो अपना वीडियो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो एंड हो चुका है तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, उसी तरह से आपका प्यार, आपका लाइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहां पे किया, तो आंसर होगा गोवा में। यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर बीना मोदी। और अभी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को दूसरा स्थान मिला, मुकेश अंबानी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया ओलेग कोनोनेंगो। भारतीय सेना में नए वाइस चीफ बन गए कौन, उपेंद्र द्विवेदी। राजस्थान के महाधिवक्ता अभी कौन बन गए, एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया, अदिति गोपीचंद। और सेफर इंटरनेट डे ये कब मनाया गया, 6 फरवरी को। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने संजय जाजू। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा संजीव को, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।